हेलो क्लास, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग नया टॉपिक नहीं शुरू कर रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ाई की थी फ्रेमवर्क ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। उसमें देखा था हम लोगों ने कि उसके 5 घटक होते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू फ्रेमवर्क और दूसरा वाला पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेमवर्क। आज हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे फ्रेमवर्क ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का, जो कि है फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर। फ्रेमवर्क की संरचना कैसी होती है, किनको इसमें शामिल किया जाता है। तो आप सभी देख रहे होंगे कि 10 कंटेंट है फ्रेमवर्क के स्ट्रक्चर में। हम बारी बारी से एक एक को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। फ्रेमवर्क के स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट होता है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व और मैनेजमेंट प्रबंधन। तो नेतृत्व क्या है? नेतृत्व वह गुण है जो अपने फॉलोअर्स को, अनुयायियों को उनकी क्षमता का पूर्ण प्रदर्शन करने के लिए उनको प्रोत्साहित करके लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेता है, तो वही लीडर होता है। और लीडरशिप यहाँ कैसी होनी चाहिए? पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए, मतलब सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए। अब ये बात होती है कि समावेशी शिक्षा में लीडर कौन है। समावेशी शिक्षा में लीडर केवल शिक्षक ही नहीं है। एक तो चीज यहाँ पर फिक्स है कि फॉलोअर्स जो है वो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, लेकिन लीडर कौन है? प्रिंसिपल भी है, टीचर भी है, मैनेजमेंट के लोग भी हैं, पेरेंट्स भी हैं। और उनका लक्ष्य क्या है? अपने जो समावेश छात्र हैं, जो कक्षा के छात्र हैं, जो उनकी स्पेशल नीड्स है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनको मोटिवेट करके परफॉर्मेंस को बढ़ा देना। यही लीडरशिप और मैनेजमेंट का रोल है। पार्टिसिपेशन, सहभागिता, सभी लीडर्स हैं छात्रों को छोड़कर, और छात्र अनुयायी हैं, उनको प्रोत्साहित करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ा देना लीडरशिप एंड मैनेजमेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं होल स्कूल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की। तो पूरे स्कूल को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज, नीतियां बनाई जाए, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स, विजन एंड मिशन बनाया जाए। अर्थात कि विद्यालय के जब समावेशी शिक्षा का फ्रेमवर्क बन रहा है तो उसके दृष्टिकोण में विजन, मिशन और लक्ष्यों में समावेशन की अवधारणा, उसकी नीतियों, उसके क्रियाविधियों में, प्रोसीजर्स में भी समावेशन की अवधारणा दिखनी चाहिए। जब हम डेवलपमेंट की प्लानिंग करेंगे, स्कूल का फ्रेमवर्क बनाएंगे, तो उसके नीतियों, विजन, मिशन, स्टेटमेंट, एम्स में भी पूरे स्कूल को ध्यान में रखते हुए इंक्लूजन की अवधारणा को शामिल किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है उसकी नीतियों में, उसके दृष्टिकोण में, पूरे विद्यालय के विकास में समावेशन की अवधारणा शामिल होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं संपूर्ण विद्यालय वातावरण की, होल स्कूल एनवायरनमेंट की। तो स्कूल में जनरली सभी लोग कह देते हैं बस शिक्षण होता है, पढ़ाई होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कूल में ट्रांसपोर्ट भी होता है, बिल्डिंग भी होती है, अन्य सुविधाएं भी होती है, हाइजीन और सेफ्टी की भी बात की जाती है, स्वच्छता और सुरक्षा की भी बात की जाती है। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, बिल्डिंग, भवन इत्यादि अन्य सुविधाएं। तो हम सिर्फ पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे, सिर्फ टीचिंग को ध्यान में रखते हुए फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया है। ये फ्रेमवर्क बनाया गया है एनसीएससी द्वारा। तो हम जब फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए अपना फ्रेमवर्क बनाएंगे तो हम क्या ध्यान में रखेंगे? ट्रांसपोर्ट को भी, बिल्डिंग को भी, अन्य सुविधाओं को भी, स्वच्छता और सुरक्षा को भी, छात्रों की इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, यानी होल स्कूल एनवायरनमेंट तक एक्सेसिबिलिटी हो, छात्रों की पहुंच हो, चाहे वो कैसा भी छात्र हो, सभी की पहुंच होनी चाहिए। तो फ्रेमवर्क में होल स्कूल एनवायरनमेंट को जगह दिया गया है, ना कि सिर्फ टीचिंग को। फिर बात करते हैं पीपल एंड स्टाफ वेलबींग की। वेलबींग का मतलब होता है अच्छा होना, कल्याण, वेलफेयर। और पीपल मतलब शिष्य है, और स्टाफ मतलब टीचर और सारे जितने भी लोग आ जाते हैं। तो देखिए, प्यूपिल वेलबींग का मतलब है कि शिष्य को जब इमोशनल और फिजिकल सेफ्टी मिलेगी, वो प्रोत्साहित होगा पार्टिसिपेशन के लिए, तभी वो अपनी क्षमताओं को निखार पाएगा। और वेलबींग स्टाफ का होने से मतलब है कि जब स्टाफ में आपस में कोऑपरेशन होगा, उनकी नीड्स को फुलफिल किया जाएगा, कहीं उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, मैनेजमेंट का सपोर्ट होगा। ठीक है,
तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, स्टाफ का वेलबींग है। और स्टाफ का जब वेलबींग होगा तो वो बच्चों की प्रतिभा को निखारने में अपना पूरा सहयोग करेंगे, इसीलिए इसको फ्रेमवर्क में जगह दिया गया है, रूपरेखा में। फिर बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन तो ओवरऑल बेस है, स्टूडेंट टीचर के बीच, स्टूडेंट और टीचर के बीच में, स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में, टीचर और टीचर के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, और प्रबंधन और प्रधानाचार्य और अन्य लोगों के बीच। तो यहाँ पर हम देखते हैं संप्रेषण क्या है, एक आधारभूत तथ्य है समावेशन का। और जब संप्रेषण का एक अच्छा फ्रेमवर्क नहीं होगा जिसमें कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो सभी लोगों के लिए, प्रिंसिपल का टीचर्स के लिए, टीचर का अन्य टीचर से कोऑपरेशन हो, संप्रेषण हो, तभी तो वो ऐसे बालकों के बारे में बात करके उनकी कमियों का निदान कर पाएंगे और तभी उपचार भी कर पाएंगे। अगर सपोर्ट नहीं मिलता है, सपोज दैट कि सपोर्ट नहीं मिलता है मैनेजमेंट से, तो उसमें एक टीचर क्या कर सकता है, अपने घर से पैसे लगा करके सहायक सामग्री थोड़ी लाएगा। तो वहाँ पर सपोर्ट की बात होती है, कम्युनिकेटिव सपोर्ट की भी बात होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखा जाता है। फिर इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लानिंग है, व्यक्तिगत शिक्षा योजना। व्यक्तिगत शिक्षा योजना क्या हमने बताया था, कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको कि क्लासरूम में आप उनकी नीड्स को एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे तो अन्य बालकों का बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे बालकों की स्पेसिफिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम इंडिविजुअल आईईपी बनाते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम बनाते हैं, और फिर उन्हें अलग से समय देना होता है। उनकी विशेषताओं को, उनके लक्षणों को, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण किया जाता है, उसे आईईपी कहते हैं। फिर इसके बाद करिकुलम प्लानिंग क्या है। करिकुलम प्लानिंग आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, फिर से बता देते हैं। करिकुलम को प्लान किया जाता है, पाठ्यक्रम को प्लान कैसे करते हैं, मटेरियल, मेथड एंड मोटिवेशन। आप जो भी मटेरियल दे रहे हो, कंटेंट दे रहे हो, पाठ्य सामग्री दे रहे हो, वो कैसा होगा, सभी की विशेषताओं को, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। समावेशी कक्षा में कई तरह के छात्र होते हैं, तो आपका कंटेंट कैसा हो जो सबकी आवश्यकताओं को फुलफिल करे, सबका पार्टिसिपेशन बढ़ाए। और फिर मेथड की बात करते हैं, तो मेथड है टीचिंग से रिलेटेड। टीचिंग मेथड टीचर से रिलेटेड है, यानी शिक्षक की जो शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि ऐसी हो कि प्रत्येक बालक की सहभागिता हो, वहाँ पे भी इंक्लूजन की बात आ जाती है। फिर मोटिवेशन, मोटिवेट नहीं करेंगे तो हर एक बालक उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। तो मोटिवेशन छात्र से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और छात्र से रिलेटेड 3 नियम आ गए, मटेरियल, मेथड एंड मोटिवेशन। बालक को हमको एंगेज करना है, टीचर का ये काम है कि उसे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज दे, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दे शिष्य को, ताकि कि वो एंगेज रहे और लर्निंग कर पाए। तो ये है करिकुलम हमारा, इस प्रकार होना चाहिए समावेशी शिक्षा में। फिर बात करते हैं टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज की। इसको आप लोग पढ़ चुके हो कि टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है। टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटजीज का यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी ऐसी हो कि ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता हो, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंसेज हम बालकों को दे पाएँ, ताकि वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें। और इसके लिए हमने आपको बताया था कि लर्नर्स के ग्रुप बना दिए जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है शिक्षण विधि में, आईईपी होता है, कई सारी मेथड्स, कोऑपरेशन बताया था, कई सारी मेथड्स होती है टीचिंग और लर्निंग को ध्यान में रखते हुए। अब हम बात करते हैं 9वां जो हमारा टॉपिक है, वो है क्लासरूम मैनेजमेंट का। इस पे एक प्रश्न भी मुझे कल मिला है कि क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। समावेशी शिक्षा के फ्रेमवर्क में क्लासरूम मैनेजमेंट को क्या जगह दी गई है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट को देखिए, यहाँ 2 टॉपिक दिए हुए हैं, 2 पार्ट है। एक तो क्लासरूम के प्रोटोकॉल्स और रूल क्या है, कक्षा के जो नियम है, और दूसरा है करिकुलम को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लासरूम में हमने बताया था कि समावेशी शिक्षा में कैसा होना चाहिए। तो हम सबसे पहले लेआउट, क्लासरूम का जो लेआउट है, कैसे वो व्यवस्थित किया गया है, कैसे उसकी रूपरेखा बनाई गई है। जैसा कि मैंने बताया था कि उसमें दृश्यता होनी चाहिए, विजिबिलिटी होनी चाहिए, साउंड इको नहीं होना चाहिए, और साउंड इन्हेंसर होने चाहिए, भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए, एयरी वातावरण होना चाहिए। जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बालक हैं उन्हें आप अंदर बिठा दोगे तो वो भी गलत है, जो हाइट में छोटे हैं उन्हें आप पीछे बिठा दो, वो देख नहीं पा रहे हैं। क्लासरूम बहुत लंबी लेंथ है तो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सब बातें, लेआउट, एक्सेस टू मटेरियल,
मटेरियल तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। जो भी आप पढ़ा रहे हो, चाहे वो पाठ्य सामग्री हो, चाहे वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ हो, और चाहे जिस विधा से आप पढ़ा रहे हो। जैसे इस समय एक्सेस टू मटेरियल का एक एग्जांपल हो जाएगा कि सभी के पास स्मार्टफोन ना हो, तो एक्सेस टू मटेरियल इस समय ऑनलाइन टीचिंग में कैसे कर पाएंगे। वही देखिए विजुअल स्ट्रक्चर क्या है। विजुअल स्ट्रक्चर दिखने वाली बात है कि जो भी दृश्यता है और क्लासरूम का अपीयरेंस है, ऑडिबिलिटी है, इत्यादि चीजें, सुनने वाली चीजें हैं जो भी, तो वहां पर एक स्ट्रक्चर क्लियर होनी चाहिए। शेड्यूल की बात करते हैं, जैसे आज के समय में शेड्यूल बहुत अच्छा खासा आप लोग देख रहे होंगे, कितना गंदा शेड्यूल हो गया है कि 11-12 बजे तक पढ़ाई चल रही है रात में। तो ये शेड्यूल नहीं होगा तो आपके इमोशनल जो बालक हैं, स्पेसिफिक नीड्स वाले, वो शेड्यूल को, इस शेड्यूल को तो कभी फॉलो ही नहीं कर सकते। सामान्य बालक भी फॉलो नहीं कर सकता। हम समझ रहे होंगे कि इस समय आपको शेड्यूल को लेकर के 24 घंटे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, कितनी प्रॉब्लम हो रही है। पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, कक्ष का जो वातावरण होना चाहिए वहाँ पर धनात्मक जो वातावरण हो, एक दूसरे के बिहेवियर को एक्सेप्टेंस वाली बात हो, एरोगेंसी ना हो, आपस में पार्टिसिपेशन हो, तभी तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी। लर्नर्स के ग्रुप बनेंगे और लर्नर्स का इंगेजमेंट होगा, टीचर से इंटरेक्शन होगा। तो क्लासरूम का पॉजिटिव होना, एनवायरनमेंट का पॉजिटिव होना आवश्यक है। इसके लिए रूल्स भी कुछ बनाए जाते हैं, रूल्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए। प्रोटोकॉल एक निर्धारित किया जाता है, रूल्स की एक संविधा बनाई जाती है, उसी प्रोटोकॉल पे आपको चलना होता है। जैसे मैंने प्रोटोकॉल बनाया था, ओके थैंक यू, ये सब लोग न किया जाए, पर उसको नहीं पालन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम भी बहुत खुश हैं। रीजनेबल एकोमोडेशन होना चाहिए। एकोमोडेशन रीजनेबल होने का मतलब है तार्किक ढंग से आपको एकोमोडेट करना चाहिए, क्लास को बैठाना चाहिए जैसी जिसकी आवश्यकता हो, और ये भावना देनी चाहिए कि बच्चे सेल्फ रेगुलेट हो। तो इन सब बातों को आप क्लासरूम प्रोटोकॉल में लिख सकते हैं। अब करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि कंटेंट कैसे हो, कंटेंट सभी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हो, केवल सामान्य और प्रतिभाशाली को ध्यान में न रखें, मानसिक मंद और इन बालकों को भी ध्यान में रखते हुए करें। पीरियड्स जो है साइकोलॉजिकली अरेंज होनी चाहिए, कठिन विषय पहले और सरल विषय बाद में, और बीच बीच में कठिन विषयों में गैप भी देना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो कंटेंट को इम्प्लीमेंट करने में हो, चाहे मूल्यांकन में हो। तो इस प्रकार देखते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट ओवरऑल करिकुलम को भी अपने में लेता है और रूल्स प्रोटोकॉल्स को भी लेता है। फिर हम 10वें और आखिरी टॉपिक की बात करते हैं, फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की। तो उसमें क्या है, सपोर्ट फॉर एंड रिकॉग्निशन ऑफ लर्निंग है। तो रिकॉग्निशन पहचान होता है लर्निंग। आपने जो अधिगम किया, समावेशी कक्षा में छात्र ने जो अधिगम किया, उसकी पहचान करना क्यों आवश्यक है। पहचान करेंगे हम मूल्यांकन के द्वारा, आकलन के द्वारा, इवेल्युएट करेंगे, असेस करेंगे कि लर्निंग कितना हुई है। और लर्निंग करने का एक ही मकसद है ताकि हम आपकी जो कमियां रह गई हैं, समावेशी कक्षा के छात्र की जो कमियां रह गई है उसे जान लें, और अपनी शिक्षण विधि में या कंटेंट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रह गई है उसे डायग्नोज कर लें, कमी का पता लगा लें और उसमें आगे सुधार कर पाएँ, ताकि आपकी जो क्षमता है, समावेशी कक्षा के जो छात्र का पोटेंशियल है, उसका पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन कर सके, आपका सर्वांगीण विकास कर सके। तो यही 10 टॉपिक थे फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर के। जो बात समझ में नहीं